मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे अभी कुछ और भी दूं। स्वतंत्रता दिवस में बस अब 2 दिन बाकी है। हर एक देशवासी का हृदय देशभक्ति की भावना से सराबोर है। लेकिन सच कहूं दिव्या, तो देशभक्ति किसी एक तारीख की मोहताज नहीं है। बिल्कुल, कभी किसी गीत में सुनाई देती है, कभी किसी कलाकार की साधना में दिखाई देती है और कभी कभी तिरंगे को देखकर अपने आप महसूस होने लगती है। क्यों? जी हाँ, बिल्कुल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज गुरुवार की सुबह डीडी मॉर्निंग शो में। मैं हूँ सत्यप्रिया और मैं हूँ दिव्या और आज हम लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट डीडी मॉर्निंग शो, उसी भावना के साथ जो हर एक देशवासी को जोड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वंदे मातरम के उस मंत्र से जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जन में स्वतंत्रता की, आजादी की एक नई अलग जगाई। जी हाँ, चलिए जानते हैं वंदे मातरम के पीछे की प्रेरणादायक कहानी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कुछ पंक्तियां सिर्फ गीत नहीं होती, वे राष्ट्र की चेतना बन जाती हैं। वंदे मातरम भी एक ऐसा ही अमर स्वर है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यह गीत उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सम्मिलित हुआ और शीघ्र ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरक मंत्र बन गया। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वंदे मातरम का प्रथम सार्वजनिक गायन हुआ और तभी से यह गीत देश की आजादी की लड़ाई में जन जन की आवाज बन गया। 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान वंदे मातरम ने एक गीत से आगे बढ़कर राष्ट्रीय जागरण का रूप ले लिया। जुलूसों, सभाओं और जेलों तक यही स्वर गूंजता रहा। स्वतंत्र भारत में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता प्रदान की। वंदे मातरम किसी धर्म, किसी काल या किसी राजनीति का गीत नहीं, यह उस माँ की वंदना है जिसकी गोद में हिमालय की ऊंचाई भी है और सागर की गहराई भी। आज जब भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का गौरवशाली उत्सव मना रहा है, यह गीत केवल इतिहास नहीं, हमारी राष्ट्रीय चेतना का जीवंत प्रतीक बनकर हमारे साथ खड़ा है। सत्यप्रिया, एक बात नोटिस की क्या? देशभक्ति का ना अपना एक अलग अंदाज है। मतलब सब अपने अपने अंदाज में देशभक्ति को जीते हैं। क्यों? बिल्कुल, सच में कोई सीमा पर खड़े होकर जीता है तो कोई अपने कलम से देशभक्ति को कहता है और कोई अपने संगीत के सुरों से कहता है। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं ऐसे ही कलाकार जिन्होंने बांस जैसी आम सी चीज से अपनी संगीत की कला को निखारा है। जी हाँ, बांस से उन्होंने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं कि ऐसा लगता है जैसे बांस से उन्होंने संगीत का एक नया संसार ही रच दिया। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम दर्ज है क्योंकि वो केवल दाहिने नहीं, केवल बाहिने नहीं, बल्कि दोनों हाथों से तबला और पखावज दोनों बजाते हैं और पर्यावरण के अनुकूल इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं। ये भी देशभक्ति का एक नया जज्बा और एक नया तरीका है। क्यों दिव्या? और आज हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ ये कलाकार आज डीडी मॉर्निंग शो में है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सुभाषिष सभ्यसाची जी का। नमस्कार, मैं बहुत आभारी हूँ। मेरा जो संगीत का यात्रा है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करूँगा। सुभाषिष जी, संगीत के यात्रा की आपने बात की जी, तो इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? कब आपने पखावज को अपने इंस्ट्रूमेंट की तरह, अपने वाद्य की तरह चुना और ये जो जर्नी है वहां से शुरू हो गई? क्या था वो मौका? जैसे होता है, कोलकाता इज द सिटी ऑफ गुड म्यूजिशियन एंड फिल्म मेकर।
तो वहाँ पे ना सुबह घर घर में संगीत का एक रियाज होता है, अभी भी अब जाएंगे तो वह मोहल्ले में रियाज होता है। तो उसी सिलसिले में पापा ने मुझे तबला दिलाया था। तो मेरा पढ़ाई रामाकृष्ण मिशन में हुआ। अच्छा। तो रामाकृष्ण मिशन स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो पढ़ाई के साथ साथ एडुकेशन के साथ साथ एक इंटीग्रल एडुकेशन एक पार्ट वहाँ का रहा। तो दोज डेज स्टिल रिमेम्बरिंग। तो मैंने पाखवाज देखा था, बैरल ड्रम। तो शुरू में तो मुझे डर सा लगा, इतना गंभीर आवाज़। हाँ। तो धीरे धीरे ना मुझे अच्छा लगा जब मॉन्क्स क्वार्टर में देखता था, जब स्वामी जी लोग बजाते थे, जो बच्चा अच्छा बजाते उसको थोड़ा प्रेज करते थे, हाँ। बढ़ावा भी देते तो होंगे। मुझे लगता है तबला तो बहुत पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है, फोक टू क्लासिकल सारे आर्टिस्ट उसका एक जरिया है, तबला सब जानते हैं। लेकिन पाखा आज भी बहुत लोग उसको ढोलक सोचते हैं, बड़ा ढोलक सोचते हैं गाँव में भी। तो ये इसमें मुझे उसमें एक जो दिलचस्पी, एक रुचि बढ़ते चला गया। तो मैंने सीखना शुरू किया। वाह। ये इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट तो हमें समझ में आया, ये लेकिन एम्बीडेक्स्ट्रस कैसे हो गए? आपने हाँ, कैसे एक्सप्लोर की ये चीज? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने याद दिलाया। पार्क स्ट्रीट कोलकाता में एक जगह है जैसे कनॉट प्लेस दिल्ली में। पापा जी ने मुझे ऐसे कर दिए, मुझे बताया देखो वहाँ पे 2 घंटे खड़ा होकर देखो किस किस का सीडी बिक रहा है। मैं चला गया, मैं तब कॉलेज स्टूडेंट था। तो मैं देख रहा हूँ सारे लोग ना बिलायत खा, पंडित रविशंकर जी, उस्ताद जाकिर हुसैन, बिस्मिल्लाह खां साहब। मुझे ना बड़ा डिप्रेशन आ गया। मैं देखा जो और भी आर्टिस्ट छोटा बीच में, मैं छोटा बड़ा का मैं तो डिफिशन नहीं करता, जिसे हम कह सकते हैं, जिनका उतना नाम नहीं, मतलब हाँ जो न्यू कमर्स। हाँ। लेकिन उसका उतना लोग नहीं ले रहा है। फिर पापा के पास आया, पापा बोला तो तुम तबला बजा के क्या कर? मैं बोला तुमने ही तो सिखाया, फिर बघवाज भी सिखाया। तो ना मैं थोड़ा सा एक डिप्रेशन सा लगा। तो कह रहे ऐसा कुछ अनोखा करो, पॉइंट शुड बी नोटेड। तो मैंने 6 महीने ऐसे सोचा क्या हो सकता है यार, ये तो बात सही है, ये काम तो ये लोग कर दिया और इतना अनोखे तरीके से। मैं वही पथ को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ हो सकता है? तो मेरा ना दिमाग में आया, लोग थोड़ा सा उसको पागलपंती भी कह सकते हैं। मैंने बाएं हाथ से भी बजाना शुरू किया। वो बोलते हैं ना जो आपका कुछ एक डिग्री हासिल हो जाते हैं, हाँ। कुछ एक अवार्ड मिल जाते हैं, तब लोग अब उनका बोलना बंद हो जाता है, बोलती बंद हो जाता है। तो ऐसे ही हुआ मेरा साथ। मैं लिम्का रिकॉर्ड जब 2011 में मैं बनारस में बजाया था, ध्रुपद मेला में, दोनों हाथ में। और मैं हाँ, तब तो मेरा पास चेंजिंग पोजीशन ऑफ द साइड। हाँ, मैं अभी वही पूछने वाली थी कि जब दोनों हाथों से बजाते हैं तो इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन भी बार-बार चेंज करना पड़ता होगा। और वो वीडियो में ऐसे ही रिकॉर्ड होता था। हाँ। कैसे कोई चौताल बजाए, फिर मैंने चेंज किया उसका, फिर दूसरा ट्रैक बना। लेकिन फिर मैंने सोचा, फिर पापा मेरा मेंटर भी थे, तो एक लोकल कारपेंटर 2-3 लोग आके कैसे इसको सेट हो सकते, तबला तो दिख जाएगा लेकिन ये बैरल ड्रम है। तो एक हाथी बनाया था। हाँ। वो हाथी बोला एक सूंड में मैं लगाता हूँ, हाँ। राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड का उसका पूंछ में पीछे। अच्छा। उसमें बजा के मैं राइट में लेफ्ट में एक ही साथ। अच्छा। आज बस 2 दिन हैं स्वतंत्रता दिवस के लिए, और जैसे अभी हमने कार्यक्रम के शुरुआत में भी वंदे मातरम की एक हिस्ट्री देखी है ना, तो वंदे मातरम सच में कोई गीत नहीं है, वो एक मंत्र है, अनुभव है, एक मंत्र है जो कि सुनते ही हमारे अंदर अपने आप देश प्रेम उमड़ आता है। वो एक मंत्र है, एक अनुभव है ना दिव्या? और वंदे मातरम की जब बात दिव्या कह रही है, और थोड़ी देर पहले हमने ये भी देखा कि वंदे मातरम के पीछे का इतिहास क्या है, और तो आज मुझे लगता है ये सही मौका है कि जिन बांस के वाद्यों का आपने संसार बनाया है, उस पर हम ये पावन ध्वनि जो है वो सुने।
वंदे मातरम देश को नमन करने का मंत्र है ना सुभाषिश जी? बिल्कुल। और ये मैं बहुत आभारी हूँ। ये वंदे मातरम भवन भी मैं देखा जहाँ पे हाँ बंगाल से हूँ मैं, जी जहाँ पे सच में एक नारा है उस टाइम जो विप्लवी जिसको फ्रीडम फाइटर हम बोलते हैं, जी उसको लिए एक मंत्र था बिल्कुल। जो आपने बोला अभी। और ये आनंद मठ, मैं खुद साहित्य लेके लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं बहुत पढ़ा बंकिम चंद्र चटर्जी को, और उनका जो लेख है वो बड़े आपको गहरा अध्ययन की आवश्यकता है। तो उसमें ये वंदे मातरम आपने ठीक बोला, एक मंत्र ही लगता है। बिल्कुल। और जब हम मंत्रों की बात करते हैं तो ओम नमः शिवाय के मंत्र के साथ आपने भी एक और यात्रा जो जी। बड़ी ही अद्भुत और अनूठी यात्रा है, जी। जिसका नाम आपने मृदंग यात्रा रखा है, और जिसके तहत 108 मंदिरों में जो कि पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, जी। वहां पर आप मृदंग की प्रस्तुतियां दे रहे हैं। बहुत ही अनूठा संकल्प है, अद्भुत सच में। संकल्प है। सबसे पहले तो आपको इसके लिए शुभकामनाएं। फिर हम Thank आपसे you। ये जानना चाहेंगे कि कैसे इस संकल्प को आपने लिया, क्या प्रेरणा रही इसके मैं, पीछे? एक बार बहुत पहले एक हरियाणा में एक गांव में मैं मृदंग, मेरा एक मित्र था, वो बुलाए थे, कोई एक बैठकी में गया था, तो गांव का लोगों को भी इनवाइट किया था। तो उन लोग बोल रहे ये बड़ा ढोलक है, तो उसमें मुझे स्ट्राइक किया, तो इसको पहचान बढ़ाना है। एक आर्टिस्ट के लिए ये बहुत चैलेंजिंग होता है। तबला तो जन जन जानते हैं, मैं शुरू में ही बोला, लेकिन इसीलिए मुझे लगता है ये सिर्फ आर्टिस्ट हम लोग सिर्फ बाजा के और मंच प्रदर्शन, ये इसके अलावा भी हम लोगों को एक सोसाइटी के लिए काम है। जैसे मैं बैम्बू से किया, तो ऐसे ही मेरा दिमाग में आया था, ये चिंतन था जो मैं ऐसे करूँगा कभी मौका आए। तो उसमें मैंने इसका नाम मैंने दिया भारत तीर्थ मृदंग संकल्प यात्रा 108 मंदिर परिक्रमा। वाह वाह। और इसमें मुझे बहुत सारे, जैसे कई यूनिवर्सिटी का VC से लेके जॉइंट सेक्रेटरी मैम, मैं उनका भी आभार हूँ, उन्होंने मुझे पर्सनली फ़ोन किया था मिनिस्टर ऑफ कल्चर से, और भी बहुत सारे लोग, बहुत पत्रकार मित्रों, बहुत डॉक्टर्स, और मुझे इस बारे में बोला जो आपका कोई भी किसी प्रकार अभी तक उसका मैं किसी से वो नहीं मांगा स्पॉन्सरशिप, तो उन लोग खुद ही आगे आ गया। देखिए कुछ अच्छा संकल्प लेने से भगवान साथ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस संकल्प के दौरान मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप, मतलब व्हाट इज द एंटायर प्रोसेस, कि आप एक मंदिर में गए, वहाँ पे आपने बिल्कुल सुर छेड़े, क्योंकि संगीत से साधना हाँ, एकदम जुड़ती मेरा है। ये है, मैं एक टीम लेके चलता हूँ। मेरा एक रूट मैप बनाया मैंने। अच्छा, एक मैप बनाया हाँ, है जी। आपने। पहले कहाँ पे? जैसे दिल्ली अच्छा। से मैंने हरियाणा होते हुए, मान लीजिए, फिर मैं उसी रास्ते से मैं हरिद्वार, ऋषिकेश, फिर दिल्ली, अच्छा फिर मैं वृंदावन, अच्छा मथुरा, फिर मैं जब वेस्ट बंगाल जाएंगे तब वहाँ से मैं गया जी जाऊँगी, अच्छा गया जी से इलाहाबाद, अच्छा। अच्छा। फिर वहाँ से बनारस। तो कितनी यात्रा आप पूरी कर चुके हैं अभी तक और तो शुरुआती में मेरा 10 मंदिर हो। अच्छा, मैंने शुरू किया महाराष्ट्र से, अच्छा ओह, महाराष्ट्र से शुरू किया, अम्बरेश्वर मंदिर, प्राचीन मंदिर। और मेरा ये जो मेरा यात्रा का ये जो पहलू जो है वो ये है, जिसको आप मतलब यात्रा का जो मेन मोडस ऑपरेंडी रहेंगे वो ये है, बहुत रेयरेस्ट टेम्पल जो लोग मतलब आम लोग नहीं जानते हैं, उसी टेम्पल को मैं हाईलाइट करता हूँ। और वो एक होता है ना जो एंशिएंट, और हमारा जो मृदंग है वो भी एंशिएंट है, क्योंकि भारत में तो मृदंग ही बजाया जाता था। तो नॉर्थ साउथ इंडियन मृदंगम, हम मृदंग, श्रीखोल, जी। सभी ऑल आर बैरल ड्रम। और संस्कृत के रिक्त को अगर हम देखें हाँ, तो उसमें पक्षवाद्य के नाम से पक्षवाद्य के नाम से बिल्कुल सही पखावज का बात जो है। जिक्र है वो बहुत आता जी है। जी। और मंदिर में जितना आपका खाजुराहो से लेके अलग अलग जगह मंदिर में जी। आपका जो टेम्पल आर्ट
वो सब आर्ट में मृदंग ही हाँ, बने हुए हैं। मृदंग। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें मृदंग, इसका मतलब ये हमारा ट्रेडिशनल रहा। अब मृदंग बोले, वीणा बोले, ये हमारा मतलब मेरा जो मैं रिसर्च करके जो पाए, ये हमारा संगीत, हिंदुस्तानी संगीत हमेशा डिवाइन था। बिल्कुल। हम मतलब ये जौलसा सिस्टम बाद में आया, जो रॉयल पैटर्नेज बाद में, राजा राजा सितार तबला, वो थोड़ा कमर्शियल हुआ संगीत धीरे धीरे। लेकिन हम हमेशा संगीत का एक पूजा की उपाचार, तो इसीलिए हम उसमें भी देखिए एक छोटा सा मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि श्रावण चल कुछ रहा बोल है। अगर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। धकिट धकिट धधकिट दिन 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 दिगत तकिट गंगाधर नीलकंठ विश्वनाथ तकिट ढिकिट ढिम 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 डमरू भजत धृगृतक धिकिट हर हर महादेव शिव शंकर त्रिगृतकता त्रिगृतकधा शिव शंकर त्रिगृतकता त्रिगृतकधा शिव शंकर त्रिगृतकता त्रिगृतकधा। धा है हमारे लिए पुष्पांजलि, वाह। क्योंकि हमारे पास फूल नहीं है, अच्छा। तो इसीलिए शिव शंकर त्रिगृतकता त्रिगृतकधा शिव शंकर त्रिगृतकता त्रिगृतकधा शिव शंकर त्रिगृतकता त्रिगृतकधा। वाह, क्या बात। संगीत के द्वारा साधना तो सबसे आसान है, भगवान की तरफ पहुंचने का एकदम सही रास्ता हमें पकड़ लिया जाता है इससे। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि धा जो है वो पुष्पांजलि है, और जो ये आपकी यात्रा है वो भगवान शिव के लिए नमनांजलि है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि जब आप पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं इस यात्रा के साथ, तो ये देश के प्रति भी आपकी श्रद्धांजलि है, एक परिक्रमा है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, एक of course, परिक्रमा है बिल्कुल। पूरे देश के लिए। तो जो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ए वतन तुझको मेरी कसम, आपने अपना सब कुछ उस वतन के लिए अपने संगीत के माध्यम से अर्पित कर दिया है। ये गाना भी हम अभी बस से बजाएंगे।
अद्भुत अद्भुत प्रस्तुति, बहुत सच में, बढ़िया, बहुत सच बढ़िया। में। सो सुभाषिस जी, जैसे कि आप अभी करंट जनरेशन को ट्रेन भी कर रहे हैं, वर्कशॉप्स भी दे रहे हैं जी। ये बांस के द्वारा सारे इंस्ट्रूमेंट बनाने की, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? मतलब किसी भी जगह बैम्बू कैन ग्रो एनी क्लाइमेट। तो वर्ल्ड, मैंने जो पढ़ाई किया उसमें मैं देखा रिसर्च के दौरान, बैम्बू इज़ ए वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग प्लांट। और बैम्बू किसी भी क्लाइमेट में, आप हिल स्टेशन से लेके हर जगह, मेट्रो सिटी का अंदर भी किसी किसी का घर में भी वो बैम्बू मैंने देखा। तो उसमें आप कभी भी बैम्बू अगर आप काट के भी ले सकते हैं। बाकी पेड़ काटने से क्या होता है, एक वातावरण के ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक पेड़, नॉर्मली पेड़ बड़ा होने काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन बैम्बू का ग्रोइंग बहुत ज़्यादा है। बहुत जल्दी हो और जाता है, बैम्बू जी। आप झाड़ी से भी काटेंगे तो वो दूसरे जगह से हाँ, वो बढ़ते हैं। उगने लगता है। तो ये आपका ग्रुप आप ग्रास बोल सकते हो, एक टाइप का ग्रास ही है। जी, तो उसमें मैं देखा उसको लेके, और उसको प्रक्रिया, उसमें होलो होता है, बाकी लकड़ी को आपको होल बनाना पड़ता है। हाँ। तो ये सब करते मैं देखा, मैं बैम्बू म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कर रहा हूँ। ये चिंतन मुझे आया जब कोविड में आर्टिस्ट लोगों के पास काम नहीं था। तब मैं CCRT को भी बहुत आभारी हूँ। CCRT मुझे एक वर्कशॉप दिया, तो उस टाइम तो ऑनलाइन प्रक्रिया थी। तो उसमें आर्टिस्टों का काम मिलता था, संगीत नाटक अकेडमी, CCRT। तो उसमें मैं बैम्बू का प्रोजेक्ट किया था। उसमें काफ़ी लोग प्रभावित हुए। जो बैम्बू में छोटा छोटा जो इंस्ट्रूमेंट का मिनिएचर्स बनाया है मैं। अच्छा। और धीरे धीरे मुझे वर्कशॉप जब मिलने लगे कोविड के बाद, तब मैंने अभी फ़िलहाल ही में मैं मुंबई पे भी वर्कशॉप किया स्कूल बच्चे के साथ। तो उसमें मैं टॉयज़ बनाना सिखाया। मैं सोचा ये अगर देशी बांस से बनाए, उसमें मुंह में भी देंगे तो इको फ्रेंडली हो गया, शरीर के लिए भी कोई हानिकार नहीं है। तो धीरे धीरे इसको लोग अपनाने गया और मैं वर्कशॉप दे रहा हूँ। मतलब मुझे जो मिशन विजन है, एक बैम्बू स्कूल, वाह, जिसमें क्या बैम्बू beautiful, म्यूजिक, हाँ। बैम्बू क्राफ्ट, एंड राइट नाउ आई एम doing such something different work, bamboo gym, eco friendly gym। वाह वाह, भाई, उसके क्या ऊपर बात काम है, करना। क्या बात बिल्कुल, तो है। उसमें आप सत्यप्रिया, एक्सरसाइज हाँ। भी कर सकते हैं। अच्छा। तो भाई- एक ही साथ 3 हाँ। सेगमेंट में मैं काम करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है दिव्या कि जहाँ पर आप कला का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, साथ ही माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है मेक इन इंडिया, जी। है ना, और जो भारत की कलाएं हैं और जो भारत में बनाने की क्षमता है, उसको भी आप बखूबी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल, मेक इन इंडिया का बिल्कुल। सपना साकार Of हो रहा है। course, और ये सिर्फ एक अभियान नहीं है भाई, ये हमारा संकल्प है कि सब कुछ देश में होना चाहिए, सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए। इससे स्वदेशी की भावना जागृत होती है। बिल्कुल। और दिव्या, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, तो मेक इन इंडिया जो है ना, ये जो एक संदेश है, ये और भी पुख्ता इसलिए होता है क्योंकि इसके इतिहास को हम देखें तो इसके इतिहास भी 100 साल से ज्यादा पुराना है। बिल्कुल। याद है स्वदेशी मूवमेंट? तो चलिए देख लेते हैं साथ मिलकर स्वदेशी आंदोलन की ये कहानी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का वह अध्याय जब देशभक्ति केवल नारों में नहीं बल्कि लोगों के दैनिक जीवन और वस्तुओं के चयन में दिखाई देने लगी। 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन ने व्यापक रूप लिया। इसका संदेश स्पष्ट था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। विद्यार्थियों से लेकर व्यापारियों तक, महिलाओं से लेकर आम नागरिकों तक, देशवासियों ने विदेशी कपड़ों और वस्तुओं का बहिष्कार किया और भारतीय उद्योग, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया। यह आंदोलन केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता की कोशिश नहीं, बल्कि यह आत्मसम्मान, स्वावलंबन और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। स्वदेशी केवल वस्तुएं नहीं थी, स्वदेशी विचार था, अपने देश पर विश्वास का, अपने श्रम पर गर्व का और अपने भविष्य को स्वयं गढ़ने का। यही स्वदेशी की शक्ति थी, जिसने बाजार में बदलाव से शुरुआत की और अंततः
आजादी की चेतना को जन जन तक पहुंचा दिया। आज का तो आनंद ही अलग है सत्यप्रिया। सच में। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे कि छोटे बच्चों को आप जो सिखाते हैं उनका रिस्पांस क्या रहता है, क्योंकि आजकल की जनरेशन है इंस्टाग्राम वाली, तो उनका किस नहीं, तरीके का रिस्पांस रहता है? देखिए, क्लासिकल म्यूजिक जब मैं बेम्बू से बजाया तो वो बेम्बू का चेम्बर इतना हॉलो और साउंड डिसोनेंस मुझे लगा बहुत अच्छा है। दूसरी बात, बेम्बू टॉयज़, बेम्बू जो बच्चे को बनाए, प्लास्टिकल टॉयज़ में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ उसमें लोहे की कुछ चीज़ होता है, कुछ अलग अलग स्प्रिंग होता है, अगर टूट जाए तो बच्चा बड़े एरोगेंट हो जाते हैं, फेंक देते, बच्चा नाराज़गी आता है। लेकिन इसमें ना बेम्बू टॉयज़ में क्या है, मैं एक चीज़ देखा, एक दूसरे को चेम्बर को अलग अलग वो असेंबल भी कर सकता है। उसमें बच्चा देखते खोल गया फिर से जोड़ लिया, ब्लॉक्स की तरह। ब्लॉक्स की तरह। हाँ, बिल्कुल। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट मैं देखा। दूसरी बात देखिए, जो बेम्बू गिटार बनाया मैं, उसमें तार टूट गया, फिर वो घर से कुछ लगा के, एक धागा लगा के अच्छा। बांध दिए। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि उनकी भी क्रिएटिविटी को और बढ़ाने का मौका मिलता है। जी, उनको जी। ये लगता है कि अच्छा ये तार टूट गई तो चलो और कौन हाँ, सी वो ऐसी कोशिश भी चीज है करते घर हैं, में बिल्कुल। जिससे कि ये हम आपने इस बहुत- तार को रिप्लेस कर सकते मुझे हैं। लगता है तो सत्यप्रिया हाँ, की दोस्ती में भी ऐसा, वो दोनों आपस में छोटे छोटे दोस्त आपस में एक दूसरे का गिटार ठीक कर रहे हैं, इसमें कदम से हाँ। कदम मिलाने वाली बात भी बनती है आजकल के बच्चों की। हाँ, और यही बात थी वैसे स्वतंत्रता संग्राम की भी, बिल्कुल। दिव्या, कि जहां हम कभी अकेले चले तो कभी कदम से कदम मिलाकर। जी हाँ। तो अगली दो प्रस्तुतियां सुभाषी सब्यसाची जी और उनकी टीम के द्वारा एकला चलो रे और कदम कदम बढ़ाए जा।
क्या बात है सुभाषिश जी, मज़ा आ गया सच में। अच्छा ये बताइए कि जब आप तरंग जो बैम्बू सिम्फनी है आपका, इसके साथ देश भर में प्रेजेंटेशंस देते हैं, प्रस्तुतियां देते हैं, तो लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? कोई एक ऐसा रिएक्शन कह लीजिए जो आपको लगता है कि भाई जिंदगी भर मुझे याद रहेगा, इतना खूबसूरत कॉम्प्लीमेंट मिला? मैंने हर जगह दिया बैम्बू का, आप IGNCA से लेके जो CCRT से लेके और आपका राजस्थान में जो अर्जुनम मेघवाल जी मुझे खुद वहाँ पे बुलाए थे और उन्होंने खुद आके स्टेज में, मेरा माँ भी साथ थे और उन्होंने मेरे लिए पर्सनली, पहले तो मीट नहीं हुआ था, माँ थे नहीं, वो गेस्ट हाउस में था, दूसरा दिन आया था। अच्छा। आके मिला था और आके मिल के माँ को भी पट्टा दिया। क्या बात है, बिल्कुल। एक और ऑनर होता है वैसे सत्यप्रिया, जब मुझे हर गली में, हर बालकनी में इस दौरान ना तिरंगा दिखता है। क्यों? बिल्कुल, और मोहल्ले की ना खूबसूरती ही बढ़ जाती है जैसे ही हर घर में तिरंगा लहराता हुआ दिखता है। ये उस घर में रहने वाले के लिए, देश के हर एक नागरिक के लिए बहुत ही सम्मान का पल होता है जब वो अपने घर में अपने देशभक्ति का प्रतीक उस तिरंगे को लगाता है और उसे लहराता हुआ देखता है। सच में कभी कभी तो मोहल्ले ऐसे दिखने लगते हैं कि बस तीनों रंग है ना। सच में, बिल्कुल। तो प्लीज आप भी अपने घर पर तिरंगा लगाइए और राष्ट्रीय ध्वज का मान बढ़ाइए। हर घर तिरंगा। आइए आज हम एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है हमारे राष्ट्रध्वज तिरंगे की। इस तिरंगे को आज हम पूरी शान से लहराते हैं। आजादी के जश्न पर हर साल अपने घर पर लगाते हैं। लेकिन इस तिरंगे का जन्म कब हुआ? कैसे ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज बना? इसे जानने के लिए आइए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और चलते हैं साल 1947 में। आजादी के आंदोलन का वो आखिरी साल जब एहसास होने लगा था कि स्वतंत्र भारत का सपना अब सिर्फ कल्पना नहीं, ये साकार होने वाला है। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भारतीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप तिरंगे को स्वतंत्र भारत के प्रतीक के रूप में अपनाया। गुलामी की वो आखिरी रात जब भारत की संसद में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। संविधान सभा की सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता हंसा मेहता ने स्वतंत्र भारत का राष्ट्रध्वज प्रस्तुत किया। उन्होंने इसका महत्व और इसके नियम संसद के सामने रखे। आधी रात को देश के संसद भवन में तिरंगे को फहराया गया और अगली सुबह सूर्य की पहली किरण देश में आजादी का नया सवेरा लेकर आई और देश के हर नागरिक ने एक आजाद भारत की पहली सुबह का अनुभव किया। तिरंगे को लाल किले की प्राचीर से फहराया गया और देश की आजादी का प्रतीक बना, जिसे आज भी हर साल हम लाल किले पर और पूरे देश में शान से लहराते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं वो तिरंगा कहां है? बारह फीट लंबे और 8 फीट चौड़े इस तिरंगे को आर्मी की सिख इन्फेंट्री बटालियन द्वारा फहराया गया था और वही तिरंगा आज भी दिल्ली में आर्मी बैटल ऑनर्स मेस के द्वारा सहेज कर रखा गया है। आइए आज हम सब इस पहले तिरंगे की कहानी को याद करें, जिसे आज भी हम हर साल लाल किले में और पूरे देश में शान से लहराते हैं और गर्व से अपने घर, अपनी गली, अपनी सोसाइटी में तिरंगे को शान से फहराएं और हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हों। लहरा दो 9 से 17 अगस्त को अपने घरों में तिरंगा फहराएं। हमारी एकता और अखंडता के वैभव का उत्सव मनाएं। तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करना ना भूलें। हरघरतिरंगा.com पर।
आज हर भारतीय का जो हृदय है वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। और चलते चलते सुभाषिश जी, आपसे बस ये पूछना चाहेंगे कि स्वतंत्रता दिवस आने ही वाला है, तो आज डीडी मॉर्निंग शो के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले एक कहना चाहूँगा, एज ए म्यूजिशियन हम जैसे देश के लिए समर्पित है, एक खिलाड़ी जैसे देश के लिए समर्पित है। हमारा देश की बच्चा भी कॉमनवेल्थ गेम के देश के लिए जैसे खेल रहा है जी। और साथ ही साथ हमारा जो मातृभूमि को जो रक्षा कर रहा है, जिसके बदौलत हम यहाँ पे बैठे हैं, हाँ, और आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। बिल्कुल। वो वीर सोल्जरों को श्रद्धापूर्वक, जो भक्तिपूर्वक नमन और उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट दे पाऊँ, तो आज तो मैं हमारा बैम्बू सिम्फनी जो ग्रुप है उसमें उनके लिए पूरा समर्पित करना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या वो बात सबसे सुंदर गीत है वो। उस जाने कितनी ही आंखें उस संगीत ने नम की हैं। उस गाने का नाम है संदेश से आते हैं।
बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति सच में। और आपके इस प्रस्तुति के माध्यम से जो ये संदेश है ये हमारे देश के हर एक सिपाही तक भी पहुंच गया है। थैंक यू सो मच, मुझे भी अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा सुभाषिश जी कि आज आप यहाँ आए, आपने हमसे इतनी सारी बातचीत भी की, लेकिन आपको और आपके जो बैम्बू सिम्फनी जो आपका ग्रुप है उसको बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आज़ादी का जो फ्लेवर है आपने बिल्कुल बदल दिया है ना अपने संगीत के माध्यम से। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़े। Thank you so much. धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।